सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। चाहेन पकड़ लेती है कि जिनवू डंजन बॉस के अड्डे के पास पहुंच चुका था, तो वो जिनवू से पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है, जिस पर जिनवू मन ही मन सोचता है कि बेटा आज तो बाल बाल बच गए, और वो रिप्लाई देता है कि मैं खो गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया। चाहेन आगे कहती है तुम तो माइनिंग टीम से हो ना, वहाँ से दूर हट जाओ, उस जगह पर डंजन बॉस रहता है। जिनवू इम्प्रेस हो जाता है चाहेन से कि ये बंदी उसके पीछे खड़ी थी और बिना उसके कुछ बोले वो नोटिस भी नहीं कर पाया था। तभी चा नोटिस करती है कि जो खंजर जिनवू के हाथ में कुछ देर पहले था वो अब गायब हो चुका था, और उसे ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो जिनवू से कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, अगर बॉस जाग गया तो वो इस डंजन में प्रेजेंट सभी माइनिंग टीम को जान से मार देगा। फिर जिनवू उसे सॉरी बोलकर वहाँ से निकलने लगता है, पर जब वो चा के बगल से गुजरता है तो चाहेन कुछ वियर्ड चीज नोटिस करती है, जिस पर वो फिर जिनवू को रोक लेती है, फिर उसके करीब जाती है और उसे सूंघने लगती है। तब जाकर वो नोटिस करती है कि उसे जिनवू की बॉडी से बिल्कुल भी हंटर्स वाली बदबू नहीं आ रही थी। चाहेन कहती है क्या तुम सच में हंटर हो, जिसके बाद वो जिनवू का आई कार्ड देखती है, जिससे कि उससे जिनवू का नाम और उसका रैंक पता चलता है। मिस चा फिर अपने क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करके कहती है चलो छोड़ो, वापस जाते समय ध्यान देना। चा सोच रही होती है कि शायद इसका रैंक बहुत कम है इसलिए उसमें से बदबू नहीं आ रही है, पर वो अभी भी सरप्राइज थी कि जिनवू के बॉडी से अच्छी स्मेल कैसे आ रही है। सीन चेंज होता है और माइनिंग टीम के बॉस को पता चलता है कि जिनवू खो गया था और उसकी मुलाकात मिस चाहेन से हुई थी, जिस पर वो जिनवू से कहता है कि चाहेन से बात करने का मौका जीवन में बार बार नहीं आता। माइनिंग टीम का बॉस फिर आगे कहता है कि मिस चा बिना ब्रेक लिए हमेशा पेट्रोलिंग पर रहती है ताकि वो ध्यान दे सके कि बॉस अपनी एरिया से निकलकर बाहर ना आ जाए। तभी उनमें से दूसरा बंदा जिनवू से कहता है कि हंटर्स जो स्मेल छोड़ते हैं उन्हें मिस चा सूंघ नहीं सकती और उन्हें वो स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपनी नाक पर रुमाल रखती है क्योंकि शायद उन्हें हंटर्स के आसपास सांस लेने में दिक्कत होती होगी। तभी जिनवू को बाजुका वाली बात याद आती है जब वो कहता है कि उसके प्रेजेंस में उसे ह्यूमंस को मारने वाली आवाज नहीं सुनाई देती। फिर उसे ये लग रहा था कि उसके पास हंटर्स की स्मेल भी नहीं है, तो ये दोनों बातें इसलिए तो नहीं क्योंकि वो एक प्लेयर है। जिसके बाद फिर जिनवू को माइनिंग टीम का बॉस उसे दिहाड़ी देता है और उसके काम की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने समय से पहले काम खत्म कर दिया, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कलेक्शन टीम के आने से पहले काम खत्म कर पाएंगे, तुम एक पैदाइशी माइनर हो। वो फिर आगे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें अच्छे पैसे मिले। जिस पर जिनवू कहता है कि आपके ऑफर्स के लिए थैंक, पर आज मैं माइनिंग टीम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास खाली समय था। बॉस फिर आगे कहता है कि ठीक है चलो, वैसे तुम्हारा कल का क्या प्लान है, क्या तुम केवल कल के दिन हमारे लिए काम कर सकते हो। ये सुनकर जिनवू सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि हंटर्स गिल्ड कल भी किसी रेट पर जा रहे हैं क्या, जिस पर बॉस कहता है कि हाँ 2 डंजन, पहले सी रैंक फिर बाद में ए रैंक की रेट है, पर कल की रेट स्ट्राइक स्क्वाड बी कैरी आउट करेगी, ना कि आज वाली स्ट्राइक स्क्वाड ए, और नॉर्मली किसी और गिल्ड में इतनी मैन पावर नहीं है कि वो 2 स्ट्राइक स्क्वाड एस्टैब्लिश कर पाए। जिस पर जिनवू मान जाता है और कल कहाँ आना है उसका एड्रेस पूछता है। जिनवू के मान जाने पर माइनिंग टीम का बॉस खुश हो जाता है और कहता है मैं सुपरवाइजर से बात करके तुम्हें मैं कल दूना पेमेंट दिलवाऊंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और यहाँ मिस चा किसी को कॉल लगाती है और मुझे लग रहा है कि उसने हंटर्स गिल्ड में किसी को कॉल लगाया है। जिसके बाद चा कहती है कि क्या तुम मुझे सन जिनवू नाम के माइनर पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो क्या। फिर मिस चा ने जिसको कॉल लगाया था वो कहता है कि क्या आप ई रैंक हंटर सन जिनवू की बात कर रहे हो। जिस पर चा कहती है हाँ, क्यों तुम उसे जानते हो क्या। जिस पर वो बंदा कहता है कि एक्चुअली कल ही गिल्ड मास्टर ने भी जिनवू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था। मिस चा शॉक हो जाती है। फिर वो बंदा आगे कहता है कि पर हंटर एसोसिएशन ने जिनवू की फाइल को सीक्रेट कर दिया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी लो रैंकिंग हंटर की फाइल को एसोसिएशन ने सीक्रेट बना दिया हो। चाहेन समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो खिचड़ी पक रही है और वो ये सोचने पड़ जाती है कि आज तक जितने भी हंटर्स से वो मिली है उसमें से केवल जिनवू ही एक एक्सेप्शन क्यों है, और वो पहला बंदा था जिसकी स्मेल उसे अच्छी लग रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनवू एज अ माइनर डंजन पहुंच जाता है जहाँ पर बाकी सभी माइनिंग वाले उसका हाल चाल और उसको खाने के लिए पूछते हैं, और ये देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। जिसके बाद वो सभी सी रैंक की माइनिंग करने जाते हैं और जिनवू की मदद से उनका काम फिर से जल्दी हो जाता है और वो खुश थे कि उन्हें ए रैंक की माइनिंग पर जाने से पहले थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तभी वहाँ ए रैंक हंटर कैप्टन किहून आता है जो कहता है कि क्या कोई माइनिंग टीम से हमारी हेल्प कर सकता है। एक्चुअली जिस बंदे को हमने सामान उठाने के लिए रखा था वो आया ही नहीं। ये सुनकर माइनिंग टीम की हालत खराब हो जाती है और उनका बॉस कहता है कि कलेक्शन टीम वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सामान उठाने में माहिर भी है, फिर भी तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो। जिस पर किहून कहता है कि उनके पास स्टाफ की कमी है इसलिए। किहून फिर आगे कहता है कि जो भी हमारे साथ जाएगा उसे 1000 बोनस ही मिलेगा, मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा बोनस। पर कोई बोनस का नाम सुनकर भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। फिर माइनिंग टीम का बॉस किहून से कहता है देखो मुझे पता है कि पोर्टर का काम केवल स्ट्राइक स्क्वाड का बैग उठाने जितना है, पर अगर हम उसे माइनिंग से कंपेयर करें तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तभी वहाँ एक हाथ ऊपर उठता है और आवाज आती है कि मैं चलने को तैयार हूँ, और वो शख्स जिनवू था। ये देखकर उसके बाकी सभी कलीग उसे मना करते हैं कि अंदर न जाने के लिए, पर जिनवू अपने डिसीजन पर अड़ा रहा। जिसके बाद किहून आगे आता है और वो खुद को जिनवू से इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम सन किहून है और वो आज के स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर है। जिस
जिसके बाद जिनवू भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो आज की स्ट्राइक स्क्वाड टीम जो डंजन में एंटर करेगी उसमें 6 ए रैंक के हंटर और 3 बी रैंक के हंटर थे और कोई भी दूसरे गिल्ड के पास ऐसी सेकेंडरी स्क्वाड टीम नहीं थी। जिसके बाद फिर सभी बारी बारी डंजन में एंटर करते हैं। डंजन में एंटर करते समय जिनवू कंफर्म था कि ये गेट कल की गेट के कंपैरिजन में लेस मैजिक इमिट कर रही है, पर फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसने ऐसी सिमिलर फीलिंग रेड गेट के अंदर फील करी थी। जिसके बाद वो खुद से ही कहता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। डंजन में एंटर करने के बाद ए रैंक हीलर जिनवू से कहती है घबराओ मत, यहाँ पर केवल कीहून ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम सब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम सारी लड़ाई हम पर छोड़ दो और तुम्हारे ऊपर तब तक हमला नहीं होगा जब तक तुम हमारे क्लोज और पीछे रहोगे। सबसे आगे कीहून सोच रहा था कि आज पहली बार वो स्ट्राइक स्क्वाड को लीड कर रहा है, तो अगर आज ये रेड सक्सेसफुल रही तो उसे हमेशा के लिए बी टीम का कैप्टन अपॉइंट कर दिया जाएगा। तभी उन्हें डंजन के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है, जिसका आभास होते ही पूरी टीम अटैक मोड में आ जाती है। जिसके बाद फिर डंजन जैकाल्स का एक बड़ा झुंड सभी हंटर्स पर अटैक कर देता है, जिसको कि सभी हंटर्स एक एक करके बड़े आराम से निपटा देते हैं। सभी जैकाल्स को खत्म करने के बाद उनमें से एक हंटर कहता है कि ये जैकाल्स ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं, जिस पर जिनवू कहता है क्या हुआ, जैकाल ए रैंक डंजन में पाए नहीं जाते क्या? जिस पर ए रैंक हीलर कहती है कि डंजन जैकाल सी रैंक मैजिक बीस्ट है, तो उनका खुद से ए रैंक डंजन में जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं है। तभी जिनवू नोटिस करता है कि उन जैकाल्स के गले पर कॉलर थे, जिसका मतलब ये था कि इन्हें किसी ने पाला हुआ था और उन्होंने इन जैकाल्स को हंटिंग डॉग की तरह पाला हुआ था। जैकाल डॉग्स के बाद एंट्री होती है हाई ऑक्स की और उनके बड़े झुंड को देखकर कीहून और बाकी सभी पार्टी मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है। फिर उनमें से एक हाई ऑर्क अपना भाला उठाता है और सीधा कीहून की तरफ फेंकता है, जिसको कि कीहून अपने शील्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी उनमें से दूसरा और टैंक को बाईपास करके सीधा मेज पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको काउंटर करने के लिए मेज उस हाई ऑर्क पर फायर अटैक करता है, पर मेज के इस अटैक से हाई ऑर्क पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो ऑर्क दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो पार्टी की एक फीमेल मेज उसे अपनी मैजिकल चेन से बांध लेती है, पर वो हाई ऑर्क इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो मेज उस ऑर्क को केवल 5 सेकंड तक रोक पाती है। जिसके बाद लैंप वाला मेज 2 मैजिक पीस समन करता है, जिसकी वजह से उसके माना पर भारी गिरावट आती है। तभी ऑर्क के एक झुंड में से एक हाई ऑर्क हंटर को घायल कर देता है, जिसको हील करने के लिए फीमेल ए रैंक हीलर को बुलाया जाता है। कीहून समझ चुका था कि उसकी पार्टी मेंबर की संख्या ऑर्क के मुकाबले कम है, तो वो सभी से कहता है कि अगर ऑर्क ने हमें चारों तरफ से घेर लिया तो उनका बचना असंभव है। इसलिए वो उनसे कहता है कि 3 छोटे छोटे टीम में डिवाइड होकर फैल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक हाई और बी रैंक हंटर का पूरा हाथ अपने कुल्हाड़ी से काट देता है, जिसके बाद सिचुएशन को संभालने के लिए मेज सामने आती है और सरपेंट मैजिक से उसे एक बड़े सांप में जकड़ लेती है। जिसके बाद ए रैंक की हीलर उस हंटर को हील करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसका हाथ अभी कुछ देर पहले हाई ऑर्क ने काट दिया था, और अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके वो उस हंटर का हाथ दोबारा रिजनरेट कर देती है। ये देखकर जो हाई ऑर्क जिसको मेज ने सांप से जकड़ कर रखा था वो खुद को आजाद करता है और ए रैंक हीलर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और क्योंकि इस मूवमेंट पर सभी हंटर ऑर्क से फाइट करने में बिजी थे, तो फिर ना चाहते हुए भी जिनवू को फाइट में कूदना पड़ता है, पर वो ये नहीं चाहता था कि बाकी हंटर्स को उसके स्किल के बारे में पता चले। इसलिए वो कैमोफ्लेज स्किल का यूज करके हाई ऑर्क को हवा में उठाता है और उसके चीथड़े कर देता है। जिसके बाद फिर जिनवू अपने कैमोफ्लेज स्किल का यूज करते हुए सभी हाई ऑर्क पर अटैक करता है, जिससे होता ये है कि जो फाइट कीहून और बाकी हंटर्स को जीतना इम्पॉसिबल लग रहा था वो जिनवू की अटैक से अब पॉसिबल हो गया था। जिसके बाद सभी हंटर्स वहाँ प्रेजेंट हाई ऑर्क को हरा देते हैं और उन्हें यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उन सभी हाई ऑर्क को बिना किसी कैजुअलिटी के हरा दिए। ए रैंक हीलर फिर कीहून से कहती है कि क्या तुमने फाइट के दौरान कुछ अजीब नोटिस किया? जिस पर कीहून कहता है हाँ, जिससे मैं फाइट कर रहा था वो अचानक से बहुत स्लो हो गया था। जिस पर कीहून हंटर गीना से पूछता है कि क्या ये उसकी मैजिक थी? जिस पर गीना कहती है कि वो ये चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो केवल अटैक मैजिक और थोड़ी बहुत टेलीकिनेसिस मैजिक यूज कर सकती है और बाकी सभी हंटर्स भी फायर बेस्ड मैजिक अटैक यूज कर सकते हैं। तभी एक दूसरा मेज आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हम में से कोई भी छुप कर अटैक करने का कैपेबल नहीं है, तो ये काम हमारी टीम का नहीं है, पर जो भी हो आखिर हम जीत तो गए। जिनवू सोच रहा था कि चलो उसका ये मूव किसी को पता नहीं चला, पर उन हंटर के टीम में उस मैजिक कास्टर ने उसको नोटिस कर लिया था और क्योंकि जिनवू भी इस अटैक को लेकर शांत था, इसलिए वो भी इस चीज को बाकी हंटर्स के सामने हाईलाइट नहीं करती है। अब इस पॉइंट पर हाई ऑक्स को हराने के बाद सभी हंटर्स के दिमाग में सेकंड थॉट आया था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अब उन्हें ये डंजन बहुत खतरनाक लग रहा था। एक हंटर कीहून से कहता है कि हमें अपने साथ 2 हीलर और 3 मेज को रिक्रूट करके वापस आना चाहिए। गीना कहती है कीहून से कि मुझे पता है कि पहली बार कैप्टन बनने पर तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस मूवमेंट पर कीहून सोच में पड़ जाता है और सोच विचार करने के बाद कीहून भी डिसाइड करता है कि वो सभी इस डंजन से बाहर निकलेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सुनकर बाकी स्ट्राइक टीम मेंबर के भी जान में जान आई। फिर जैसे ही वो सभी डंजन के गेट के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर किसी ने बैरियर लगा दिया था, वो भी स्ट्रॉन्ग बैरियर, और ये बैरियर उनके डंजन में एंटर करते समय नहीं था। जिसके बाद कीहून मेज से बैरियर रिमूव करने को कहता है, जिस पर वो मेज सोच रही होती है कि अगर इस डंजन में कोई इस लेवल का मैजिक यूज कर सकता है तो उनका यहाँ से निकलने का डिसीजन सही था।
था। तभी उन्हें डंजन बॉस की मैजिक पावर फील होती है और वो मैजिक पावर ए रैंक छोड़ो बी रैंक हंटर भी फील कर पा रहे थे, जिस पर जिन्वू सोचता है कि ऐसी मैजिक पावर जो कि बी रैंक हंटर भी फील कर पा रहे हैं तो ये माना कोई बाहर क्यों नहीं फील कर पा रहा था। मैजिक बैरियर रिमूव करने के प्रोसेस में तीनों मेज पर कर्स चढ़ जाता है, जिस पर किहुन सैमी हंटर से उन पर डिवाइन मैजिक यूज करने को कहता है, पर सैमी की तरफ से कोई रिप्लाई ना मिलने पर किहुन पीछे मुड़ता है और वो देखता है ऑर्क्स की एक बहुत बड़ी फौज। ये देखकर किहुन आगे बढ़ता है और वो सभी से कहता है कि वो सब पीछे ही रहें। तभी ऑर्क्स की एक फौज में एक हाई ऑर्क सामने आता है और उस ऑर्क के जरिए उस डंजन का बॉस ह्यूमन लैंग्वेज में कहता है, सुनो ह्यूमंस, मेरा नाम कार गलगान है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर किहुन कहता है कि क्या तुमने ही एग्जिट ब्लॉक किया है। कार गलगान कहता है कि हाँ सही समझा, मैं प्राउड मास्टर ऑफ कर्सेस हूँ। किहुन फिर आगे कहता है कि क्या तुमसे स्ट्रॉन्ग कोई और इस डंजन में है। जिस पर कार गलगान कहता है कि तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा होगा जो मुझे सरपास कर दे, तो सुनो, तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ या फिर मेरे पास आ जाओ। जिस पर किहुन उससे मिलने के लिए मान जाता है। बॉस की तरफ जाने से पहले किहुन जिन्नू से कहता है कि जैसे ही हमें बॉस दिखेगा हम उस पर तुरंत ही अटैक कर देंगे और जब वो हमसे फाइट करेगा तो चांसेस कम है कि वो उस समय बैरियर भी मेंटेन कर पाए, तो तुम्हें उस मौके का फायदा उठाकर डंजन से बाहर निकलना है और मेन स्ट्राइक टीम से कांटेक्ट करना है। जिस पर जिन्नू कहता है तुम्हारा यहाँ मरने का प्लान तो नहीं है। किहुन कहता है हमारा मकसद वापस लौटना नहीं बल्कि गेट क्लोज करना है। ए रैंक हिलर जिन्नू के पास आती है और कहती है ये मेरी वसीयत है, इसे तुम मेरी फैमिली को दे देना, हमारा काम ही है फाइट करना, पर जिन्नू तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, इसलिए मेक श्योर कि तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तभी हम देखते हैं कि डंजन के बाहर मिस चा जिन्नू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। जिस पर माइनिंग टीम का बॉस पूछता है कि आप यहाँ कैसे, आपकी तो आज छुट्टी थी। जिस पर मिस चा कहती है कि क्या जिन्नू आसपास है। जिस पर वो कहता है कि जिन्नू डंजन में कैरियर की तरह स्ट्राइक टीम की मदद कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं डंजन में स्ट्राइक टीम और जिन्नू का सामना होता है डंजन बॉस कार गलगान से और यहीं पर एपिसोड 5 समाप्त होता है।